अभी क्रिस्टलाइट किसे कहते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो कुछ ना कुछ 3D अरेंजमेंट रखता है, उस स्मॉल रीजन को हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइट। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरफ आते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। कहते हैं कि ये ज्योमेट्री की सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसे हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स। कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, उसकी एक डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो एटम होते हैं वो फिक्स होते हैं अपने पोजीशंस पर। उसके बाद कहते हैं कि इसके जितने भी इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। इंटरफेशियल एंगल उस एंगल कहते हैं जहाँ पर दो फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, उसे नाम, मिसाल दो लाइन इंटरसेक्ट करे, उसे नाम होते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। ये सेम होते हैं। सेम क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी जो एटम होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं, उसकी जो ये फिक्स होते हैं हमेशा। अभी आप अभी मिसाल किसी चीज़ को आप मिसाल HCl नहीं, क्या कहते हैं, किसी सॉलिड को NaCl को, जो भी हो ना, उसको आप क्रिस्टल की फॉर्म में उठाओ तब भी उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, क्यूबिक होगा। लेकिन अगर आप उसे पाउडर फॉर्म में उठाओ तब भी वो क्यूबिक होगा। मिसाल ये चेंज नहीं होते। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? कहते हैं कि जब आप मॉलिक्यूल को हीट करते हैं जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ये आसान बात है। उसके बाद क्लेवेज प्लेन की सीखते हैं। कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि सॉलिड्स के अंदर वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन पर आप प्रेशर अप्लाई कर दो तो वो सॉलिड तो वो सॉलिड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उस डायरेक्शन को हम नाम देते हैं क्लेवेज प्लेन और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लेवेज। अभी माइका क्या है? अभी माइका को आप ना परपेंडिकुलरली नहीं काट सकते क्योंकि इसकी जो लेयर होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल पड़े होते हैं। माइका एक पत्थर है। अभी माइका को आपने क्या करना है, पैरेलल टू द लेयर्स आपने इसे काटना होगा। सही है। अभी NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और CaCO2 मिसाल की एक कैल्शियम एसीटेट है, और नीचे जो उसने दिया है निकल सल्फेट। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों पैरेलल सरफेस, ये भी पैरेलली क्या होते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, पैरेलल पड़े होते हैं। मिसाल जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो कंडक्टिविटी होगी, जो भी वो पैरेलल होगी। अभी क्लेवेज बजाते खुद क्या, एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। एनाइसोट्रोपिक कहते हैं किसे हैं? कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी, कहते हैं कि एनाइसोट्रोपी वो प्रॉपर्टी है जिसकी इंटेंसिटी डायरेक्शन किसी क्रिस्टल के डायरेक्शन पर डिपेंड करती हो। एनाइसोट्रोपी वो प्रॉपर्टी है जिसकी इंटेंसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती हो क्रिस्टल की, उसे हम नाम देते हैं एनाइसोट्रोपी। और जिन सब्सटेंस में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उसे हम नाम देते हैं एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस। अभी ये डिफरेंट इंटेंसिटी शो कर, ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट इंटेंसिटी शो करते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में इस वजह से डिफरेंट इंटेंसिटी शो करती हैं क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। अभी इसके एग्जांपल्स है जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अभी किस तरह से, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो माइका तो मैंने पिछले आपको बता दिया कि माइका जो है ना वो पैरेलल लेयर पाया जाता है। अभी माइका को ना आपने पैरेलल द लेयर काटना है। अगर आप उसे अक्रॉस द लेयर काटोगे तभी नहीं कटेगी। सही है। अभी ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब आप उसको पैरेलल द लेयर, मिसाल आप उसके पैरेलल इलेक्ट्रोड और जो कैथोड और एनोड वो अप्लाई कर दो तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर ग्रेफाइट को आप अक्रॉस द लेयर ऊपर नीचे से आप उसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब वो कंडक्ट नहीं करेगा। अभी जो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? अभी ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो मैंने कहा वो प्रॉपर्टी जिसकी इंटेंसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है उसे हम नाम देते हैं एन आइसोट्रोपी। उस बाद सिमेट्रिक सीखते हैं। कहते हैं जो एंगल्स है फेस एजेस ऑफ क्रिस्टल, जब आप इसको 360 डिग्री पर रोटेट करते हो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सिमेट्री ऑपरेशन किसे कहते हैं? सिमेट्री ऑपरेशन इसे कहते हैं कि वो प्रोसेस जब आप क्रिस्टल को रोटेट करते हो और वो वापस अपने ओरिजिनल जो मिसाल उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर आ जाए उसे हम नाम देते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स क्या है? अभी सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स के अंदर ना एंगल ऑफ सिमेट्री आती हैं। एंगल ऑफ सिमेट्री 3 तरह के होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको आप मेमोराइज करें, इसको रटो ना। इसके अंदर आप समझ जाओ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री फिर क्या आती, प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर क्या आती, एक्सिस ऑफ सिमेट्री फिर क्या आती। उसके बाद कहते हैं कि एन एक्सिस कंटेनिंग 4 आइडेंटिकल फेसेस आर कॉल्ड फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक पॉइंट है, मैंने पता नहीं MCQ से का या नेट से मैंने देखा था। ये कहते हैं कि वो एक्सिस जिसके 4 आइडेंटिकल फेस हो उसे हम नाम देते हैं 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म से कहते हैं कि जब एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन अ सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। कहते हैं एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म
एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म, कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसे हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फिज्म। देखो फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो उसे हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और जो एटम्स शो करते हैं उसे हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फ। मिसाल जो एलिमेंट शो करते हैं, जो कंपाउंड शो करते हैं। अभी आइसोमॉर्फिज्म आयोनिक सॉलिड्स भी शो कर सकते हैं, मेटालिक सॉलिड्स भी शो कर सकते हैं, और कॉइनेज मेटल भी शो कर सकते हैं। अभी आइसोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखो आइसोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले तो अब ये बात रखिए कि आइसोमॉर्फिज्म जो है ना वो कंपाउंड के लिए भी हो सकता है, एलिमेंट के लिए भी हो सकता है। पहली बात ये, आइसोमॉर्फिज्म के वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे जिनका एटॉमिक रेशियो सेम हो। एटॉमिक रेशियो मतलब ये, मिसाल मैं NaNO3 लेता हूँ, यहाँ पर Na कितना है 1, मिसाल सोडियम यहाँ पर 1 है, और दूसरा जो नाइट्रोजन है वो भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है 3, मिसाल 1:1:3 ये है। अभी मैं अभी मैं KNO3 में लेता हूँ, यहाँ पर K कितना है 1, N कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, मिसाल 1:1:3। अभी दोनों की रेशो सेम आई, मिसाल दोनों की जो एटॉमिक रेशो थी वो 1:1:3। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है। अगर ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ, अगर इन दोनों की रेशो सेम नहीं हुई तो वो कभी भी आइसोमॉर्फ नहीं होंगे। तो आप इजीली उनको आइसोमॉर्फ कहो जिनकी जो रेशो है ना वो सेम हो। अगर एटॉमिक रेशो सेम हो तो आइसोमॉर्फ, अगर एटॉमिक रेशो सेम ना हो आइसोमॉर्फ नहीं है। ये बात याद रहे कि आइसोमॉर्फ की जो प्रॉपर्टी है उनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। और आइसोमॉर्फ की जो दूसरी कंडीशन वो है कि वे ऑफ कंबाइनिंग एटम, मिसाल जिस तरीके से एटम्स कंबाइन होते हैं उस पर भी आइसोमॉर्फ डिपेंड करते हैं। सही है, तो वो वही चीज़ हुई जैसा कि मैंने NaNO3 एग्जाम्पल दिया, रेशियो की एग्जाम्पल दिया, वही चीज़ बिल्कुल वही सेम। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अभी दो चीज़, एक होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है एलोट्रोपी। सबसे पहले जहन में ये चीज़ रखो कि पॉलीमॉर्फिज्म फॉर अ कंपाउंड एक कंपाउंड के लिए होता है, और एलोट्रोपी एक एलिमेंट के लिए होती है। कहते हैं कि जब एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, जब एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसे हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। या इस तरह से भी आप कह सकते हो कि एक कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसे हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देखो आइसोमॉर्फिज्म के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब आइसोमॉर्फिज्म की तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसे हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पर फिर कहानी डिफरेंट है। जब एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, एक ही सब्सटेंस के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, इसको हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अभी वो एलिमेंट्स जो एक दूसरे को जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, वो कंपाउंड्स, उसे हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फ्स। इनकी फिर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इन केमिकल प्रॉपर्टीज वजह से सेम है, क्योंकि यहाँ पर तो एलिमेंट तो सेम है ना, एक ही एलिमेंट के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म, एलिमेंट तो सेम है। अगर एलिमेंट सेम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अभी कैल्शियम कार्बोनेट, इसके दो फॉर्म होते हैं, एक नाम होता है एरेगनाइट, एक नाम होता है कैल्साइट। इसके जो एरेगनाइट फॉर्म है वो ऑर्थोरोम्बिक है, लेकिन जो कैल्साइट फॉर्म है वो रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल है। अभी CaCO3 एक ही सब्सटेंस, लेकिन इसके दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। अभी सिल्वर नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ना, वो अभी यहाँ पर मैंने आपको ये लग रहा हो कि ये दोनों एक ही चीज़ है। अभी देखो सिल्वर नाइट्रेट जो है ना वो ऑर्थोरोम्बिक में भी हो सकता है और रोम्बोहेड्रल में भी हो सकता है, और पोटाशियम नाइट्रेट वो भी ऑर्थोरोम्बिक में भी हो सकता है और रोम्बोहेड्रल में भी हो सकता है। आप ये ना समझो कि सिल्वर नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट ये एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ, ये एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ है नहीं, ये एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ नहीं है। ये सिर्फ मैंने अपने आसानी के लिए लिखा ना। अब इसका मतलब ये है कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ये ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकते हैं और रोम्बोहेड्रल भी हो सकते हैं। इसी तरह से पोटाशियम नाइट्रेट ये भी ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकते हैं और रोम्बोहेड्रल भी हो सकते हैं। उसके बाद NaCl जो है ना वो क्यूबिक शक्ल में भी हो सकता है और ऑक्टाहेड्रल शक्ल में भी हो सकता है। अभी HgI2 ये ऑर्थोरोम्बिक में हो सकता है। इसका जो ऑर्थोरोम्बिक होगा वो येलो फॉर्म होगा और जो टेट्रागोनल होगा उसका रेड फॉर्म होगा, इसका रेड कलर का होगा। एलोट्रोपी एक एलिमेंट के लिए होते हैं। कहते हैं कि जब अभी वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक कंपाउंड दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाए, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा जब एक एलिमेंट एक से दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाए तब उसे हम नाम देते हैं एलोट्रोपी। और जो एलिमेंट शो करते हैं उसे नाम देते हैं एलोट्रोफ। अभी इसकी भी इसी तरह से इसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी है लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। इन पर बहुत सारे MCQs आए हैं। अभी कार्बन एक एलिमेंट ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसका जो ग्रेफाइट फॉर्म है वो हेक्सागोनल है, लेकिन इसका जो क्यूबिक फॉर्म है वो डायमंड है।
अभी सल्फर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अभी टिन जो है वो भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है ग्रे टिन, एक होता है वाइट टिन। ग्रे टिन जो है वो क्यूबिक है, वाइट टिन जो है वो टेट्रागोनल है। अभी ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। याद रहे, ट्रांजिशन टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तब भी एक फॉर्म होगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर अगर कम हुआ तब भी एक फॉर्म होगा। सही है, अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर से वो टेम्परेचर कम हुआ तब भी एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तब भी एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। और ये बात आपको याद आनी चाहिए, टी का मतलब ये कि ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा कम होगा मेल्टिंग पॉइंट से। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। यहाँ पर जो इनका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर जो है 95.5 सेंटीग्रेड पर दोनों एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। अभी अगर आप 95.5 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मोनोक्लिनिक होगा, मिसाल प्रोडक्ट वाले साइड होगा। लेकिन अगर आप इसे टेम्परेचर कम करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ रोम्बिक सल्फर होगा। अभी ग्रे टिन और वाइट टिन, अभी अगर आप 30.2 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वाइट टिन होगा, लेकिन अगर आप कम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रे टिन होगा। इसी तरह से मैंने तीसरा भी दिया। अब यहाँ पर मैंने सल्फ़र के बारे में कुछ लिखा है कि रोम्बिक सल्फ़र, रोम्बिक सल्फ़र को हम अल्फ़ा सल्फ़र कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फ़र को हम बीटा सल्फ़र कहते हैं, प्लास्टिक सल्फ़र को हम, सल्फ़र के चार इलेक्ट्रोफॉर्म है, ये आपको याद होनी चाहिए, सल्फ़र के 4 इलेक्ट्रोफॉर्म होते हैं। रोम्बिक सल्फ़र को हम अल्फ़ा सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र को हम बीटा सल्फ़र, प्लास्टिक सल्फ़र को हम डेल्टा गैमा सल्फ़र, और आखिरी जो है ना वो एमॉर्फस सल्फ़र आता है। अभी इसको आपको याद होने की ज़रूरत नहीं, ना सिर्फ इसकी 4 फॉर्म के इसकी जो नेम्स है ना ये सीखने, बाकी अगर आप सीख लो तो सही है, अगर ना सीखो कोई मसला है ही नहीं। अभी जो इसका क्या कहते हैं, जो प्लास्टिक सल्फर है ना वो ट्रू सॉलिड नहीं है, ये सिर्फ आपको याद होनी चाहिए कि जो प्लास्टिक सल्फर है ना वो ट्रू सॉलिड नहीं है। उसके बाद हीट ऑफ क्रिस्टल से, हैबिट ऑफ क्रिस्टल किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि क्रिस्टल जिस तरह ग्रो करता है, क्रिस्टल जिस शेप में ग्रो करता है उसे हम नाम देते हैं उसे हम नाम देते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। अभी चेंज इन हैबिट किसे कहते हैं? जब आप कोई इम्प्योरिटी किसी क्रिस्टल को ऐड करते हैं, वो इम्प्योरिटी अपना स्ट्रक्चर जब चेंज करता है, इसे नाम देते हैं चेंज इन हैबिट। अभी जैसे कि NaCl जो है ना वो क्यूबिक शक्ल में होता है, लेकिन अगर आप इसे 10% क्यूरा ऐड करोगे तो ये शक्ल क्यूबिक से नीडल लाइक हो जाएगा या ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। उसके बाद बात होती है क्रिस्टल लेटेस के बारे में कि क्रिस्टल लेटेस क्या है। हम कहते हैं कि एक जो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होते हैं किसी स्पेस के अंदर, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को जब आप मिसाल एक रेगुलर जो एटम की अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को नाम देते हैं क्रिस्टल लेटेस। अभी लेटेस्ट पॉइंट और लेटेस्ट साइड किसे कहते हैं? कहते हैं कि जो स्पेस क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई की होती हैं उसे हम नाम देते हैं क्रिस्टल पॉइंट या क्रिस्टल साइट। ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सही। उसके बारे में कहते हैं कि एक्सटर्नल शेप ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहते हैं कि एक्सटर्नल शेप ऑफ क्रिस्टल जो है ना वो डिपेंड करते हैं कंडीशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर। ये आप मेमोराइज कर दे, ये सिर्फ लाइन से बताने मैंने कहाँ देखी थी, इसको आप मेमोराइज कर ले बस। एक्सटर्नल शेप ऑफ क्रिस्टल जो डिपेंड करते हैं कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर, बस आप इसको याद रखें। कहते हैं क्रिस्टल की जो शेप है ना वो इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट, मिसाल शेप ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल का जो शेप होगा वो क्रिस्टल का शेप ही होगा। यूनिट सेल में आगे बताऊंगा यूनिट सेल क्या है, और कंटेंट ऑफ यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं। वी यूनिट सेल कहते हैं कि कहते हैं कि जब आप क्रिस्टल को आप क्रिस्टल को काटो जो स्मॉलेस्ट यूनिट आएगा जिसको आप मजीद नहीं काट सकते उसे हम नाम देते हैं यूनिट सेल। वी यूनिट सेल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं उसे नाम देते हैं, अभी किसी भी हर यूनिट सेल को आप उठाओ उसके अंदर 3 लेंस होंगे जिसे हम नाम देते हैं ABC, और 3 यूनिट सेल एंगल होंगे जिसे हम नाम देते हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा। ये जब आप कुल मिलाओगे तो ये 6 हो जाएंगे। इन 6 को हम नाम देते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स या यूनिट सेल डायमेंशंस। 3 एंगल और 3 लेंथ एक यूनिट सेल के जो 3 एंगल होते हैं और जो 3 लेंथ होते हैं उसे हम नाम देते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स या उसे हम नाम देते हैं यूनिट सेल डायमेंशंस। अभी ये भी अपने याद रखना होगा कि अल्फ़ा एक एंगल है किसके दरमियान? B और C, मिसाल B और C के दरमियान। बीटा एक एंगल है C और A के दरमियान। अल्फ़ा एक एंगल है A और B के दरमियान। ये आप क्यूब इसको आप मेमोराइज करिए, और ये है भी इसी तरह से। ये मिसाल B और C लेंथ है, मिसाल अगर B X एक्सिस है तो C Y एक्सिस है ना, इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर दें। अभी ये जो लेंथ है ना, लेंथ आपकी मर्ज़ी ABC जिसको भी आप नाम दो, लेकिन एंगल को आप चेंज नहीं कर सकते, एंगल हमेशा उसी तरह से होंगे।
यूनिट सेल किसे कहते हैं? यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं सिंपल यूनिट सेल, एक को हम नाम देते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल होते हैं जिनके कॉर्नर पर एटम्स होते हैं, जिनके कॉर्नर पर एटम्स होते हैं। मिसाल हर एटम जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 1/8 होती है। मिसाल टोटल जो एलिमेंट सिंपल यूनिट सेल के अंदर होते हैं वो 1 ही होता है। मिसाल हर एक का 1/8 कंट्रीब्यूशन है, टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, 8 कॉर्नर पर एक एटम आ गया। अभी सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होते हैं, अभी इसके 3 टाइप्स, इसको नाम होते हैं फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होते हैं जिसका 1/8 एटम जो है ना वो तो कॉर्नर पर होंगे, लेकिन सिक्स्थ एलिमेंट जो है ना वो फेसेस पर हो, वो क्या होंगे, वो फेस पर होंगे। फेस पर जो एलिमेंट होंगे, जो उसके जो फेस पर जो एलिमेंट होंगे वो तो 6 होंगे, लेकिन उस 6 एलिमेंट के हर एक का कंट्रीब्यूशन 2 होगा। तो टोटल एलिमेंट फेस पर कितने आ गए? 3 आ गए, तो टोटल एलिमेंट कितने आ गए? 4। बॉडी सेंटर में क्या होता है? एक सेंटर में पड़ा होता है और 1/8 कॉर्नर पर पड़े होते हैं इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर 2 एटम आ गए। एंड सेंटर वो उसे कहते हैं जहाँ पर 1/8 एटम जो है ना वो कॉर्नर पर आ जाए। मिसाल एक एटम आएगा और 2 एटम एंड पर आ जाए, उस हर एटम की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 1 होती है, वो 2 होते हैं, उसे हम ना, तो इसके अंदर टोटल एटम कितने आ गए? 2 एटम आ गए। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड्स, नेचर ऑफ बॉन्ड्स के मुताबिक इसके कितने सॉलिड्स के कितने टाइप्स है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, एमॉर्फस, और चौथा क्या है? आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, चौथा क्या था? आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड था, मेटालिक सॉलिड था, आयोनिक सॉलिड था, और चौथा मुझसे भूल गया बताने क्या था। चलो आगे चलते हैं, वो तो 4 आपको पता है, ये सॉलिड आपको चारों पता है। हाँ अभी याद आ गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स, ये 4 है। तो ये समझ आ गई। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप से नेचर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर, ये तो मैंने बता दिया। अभी एटम के अरेंजमेंट के बेस पर इसके कितने टाइप से? 4 टाइप यूनिट सेल के। यहाँ पर मिसाल यूनिट सेल के अरेंजमेंट के टाइप के ऊपर इसके 4 यूनिट सेल्स हैं, जैसा कि सिंपल यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। और सेल पैरामीटर के बुनियाद पर, सेल पैरामीटर इसे कहते हैं, ये लेंथ और एंगल्स, इसकी बुनियाद पर इसके 7 यूनिट सेल है। जैसा कि ये बी यूनिट सेल जो है इसको आपने मेमोराइज करना है, सी टॉम हार्ट। इसके लिए आप एक ट्रिक याद करें, सी टॉम हार्ट। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोमिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोइडल को ट्राइगोनल भी कहते हैं, ट्राइक्लिनिक, इसको आप याद कर दे, ये आसानी है। उसके बाद NaCl, देखो NaCl जो है ना इसका फार्मूला यूनिट होता है, इसके फार्मूला यूनिट के अंदर 4 NaCl होते हैं। फार्मूला यूनिट तो आपको पता है क्योंकि अभी आपने मोल का चैप्टर पढ़ा है। इसके फार्मूला यूनिट के अंदर 4 NaCl होते हैं। 4 NaCl का मतलब है कि 4 Na होंगे और 4 क्लोराइड आयन होंगे। अभी NaCl जो है ना, यहाँ पर सोडियम जो है ना वो एजेस पर मौजूद होते हैं, और इस NaCl के अंदर कितने, इसके जो क्रिस्टल है क्यूबिक के अंदर कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। हर एज के ऊपर इसकी जो सेल की जो कंट्रीब्यूशन है, ये सोडियम की जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 है। 1/4 मतलब भी इसके अंदर 3 सोडियम कहाँ गए? 3 सोडियम एजेस में मौजूद है, और 1 सोडियम जो है ना वो सेंटर में मौजूद है। इसका मतलब है कि 4 सोडियम हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए, टोटल सोडियम 4 थे। अभी क्लोरीन कहाँ पर मौजूद है? अभी क्लोरीन जो है ना 1/8, मिसाल एक एटम कॉर्नर पर मौजूद है और 3 एटम फेस पर मौजूद है, टोटल क्लोरीन भी 4 आ गए। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर उसे कहते हैं कि एक आयन को जितने अपोजिट आयन ने कवर किया होता है उसे नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी एक पॉजिटिव आयन, उस पॉजिटिव आयन को जितने नेगेटिव आयन ने कवर किया उसे नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन का भी चाहिए होगा और सोडियम का भी चाहिए होगा। ये नहीं कि क्लोरीन का माइनस चाहिए और सोडियम का प्लस चाहिए, नहीं, दोनों का चाहिए होगा। अभी जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस मतलब 2 आयन के दरमियान डिस्टेंस। अभी इंटर आयोनिक डिस्टेंस जो है ना 2 अपोजिट आयन्स के दरमियान कितना है? 2.815 एंगस्ट्रॉम NaCl के अंदर, और जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस 2 सेम आयन्स के दरमियान वो 5.63 एंगस्ट्रॉम है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम आते हैं लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी किसे कहते हैं कि वो देखो एक मोल सॉलिड्स को, एक मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब आप बनाते हो उसके लिए एक मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप बनाते हो गैशियस आयन से, उसके लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे नाम देते हैं लेटेस्ट एनर्जी। या एक मोल NaCl को जब आप चेंज करते हो गैशियस आयंस में, उसके लिए जितनी एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करना पड़ती है उसे हम नाम देते हैं
लेटेस्ट एनर्जी। अभी लेटेस्ट एनर्जी सिंपली इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि चार्ज अपॉन साइज़ वैल्यू। अगर चार्ज ज़्यादा था तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर साइज़ बड़ा था, अगर साइज़ बड़ा था तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। मिसाल, लेटेस्ट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज ज़्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन इनवर्सली होगा साइज़ का। अभी अगर वो साइज़ आयनिक है या एनआयनिक है, जो भी है, अभी इस चीज़ को आप सीख लेना, फिर इसी फार्मूले को आप हर जगह अप्लाई करते जाएं, फिर आपको समझ जाएगा। अभी जो नीचे अभी मैं ये समझा रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन असल फार्मूला आपको ये समझ ये काम आएगा कि लेटेस्ट एनर्जी जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहते हैं जब आप केटायन का चार्ज इंक्रीज़ होता है तो दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो उसकी लेटेस्ट एनर्जी की मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करते हैं। एक तो चार्ज इसके ऊपर बढ़ा तो मतलब ये कि मिसाल के टाइम पर चार्ज बढ़ता है ना, जब चार्ज बढ़ता है इसके ऊपर, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। दूसरी बार इसका साइज़ कम हो रहा है, जब साइज़ कम हो जाता होता है तब भी अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तब इस केस में इसकी लेटेस्ट एनर्जी इस तरह से इंक्रीज़ होती है। लेकिन एन के केस में दो फैक्टर कम्पलीटिव आते हैं। जब उसके ऊपर चार्ज बढ़ता है, जब एनायनिक चार्ज इसके ऊपर बढ़ता है, अट्रैक्शन तो चलो उससे इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन साइज़ बढ़ जाता है जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो जाते हैं। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर कॉम्पिटिशन पाई जाती है। लेकिन असल फार्मूला लेटेस्ट एनर्जी के लिए आप ये याद रखें कि लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अभी कहते हैं मोलिकुलर सॉलिड कौन से सॉलिड होते हैं, कहते हैं कि वो सॉलिड्स जिनके अंदर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो और वो उन मॉलिक्यूल को डायपोल फोर्स, वंडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इकट्ठा किए हो, उसे हम मानते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। भी मोलिकुलर सॉलिड्स पोलर सॉलिड्स भी होते हैं, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स भी आते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स भी होते हैं। अभी तो ये सिंपल है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। लाजमी बात है जो मॉलिक्यूल पोलर होगा उनका वो सोल्यूबल भी होंगे। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या है, वो नॉन पोलर तो इस वजह से वो क्या है, वो इनसोल्यूबल है। फिर पोलर मोलिकुलर सॉलिड जो है ना वो लेस वोलेटाइल है क्योंकि वो पोलर है, और नॉन पोलर जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है। अभी पोलर का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा क्योंकि वो पोलर है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। अभी इसको सिर्फ आप याद रखिए, जो एग्जांपल्स है ना, वाटर आई शुगर, इसको आप याद रखें, ये ज़रूरी है। वाटर को आप याद ना रखें। वाटर का मैं देखता हूँ ये था या पता नहीं था, इसका मैं देखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये मोलिकुलर सॉलिड्स, अभी पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर कौन से बॉन्ड होंगे, यहाँ पर डायपोल देखो हमारे जितने भी जगह मैंने देखी ना वहाँ पर सिर्फ वो कहते हैं कि डायपोल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पिकअप नहीं करना। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है लेकिन आपने हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर नहीं लिखना। आपने सिर्फ अगर वो कहें कि हाँ, अगर उसने दिया हो कि ए एंड बी बोथ, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिया हो और डायपोल फोर्स भी दिया हो कि पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, फिर आप ए बी लगा दें। लेकिन अगर उसने डायपोल भी दिया हो और हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिया हो, लेकिन उसने ए बी ऑप्शन ना दिया, फिर आप डायपोल फोर्स पर ही क्लिक करें क्योंकि डायपोल फोर्स जो है ना वो ही हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ है। और नॉन पोलर के अंदर तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ वंडरवाल फोर्स ही होते हैं। अभी मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ये कंप्रेसिबल होते हैं, ये बेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं कि किसके अंदर फ्री आयंस नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब इसके अंदर फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स है नहीं तो ये किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसकी डेंसिटी लो होती है। इसकी लो डेंसिटी क्यों होती है कि उसके अंदर वीक फोर्सेज है। इसके वीक फोर्सेज की वजह से इसका साइज़ ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। ये ट्रांसपेरेंट है लाइट के लिए, मिसाल लाइट इनसे गुजर सकती हैं। अभी देखते हैं कि एक्सरे एनालिसिस ने हमें ये बताया कि एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो फिक्स होते हैं। ये तो हम इसी सॉलिड से पढ़ ही रहे हैं कि यार सॉलिड जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि जो रेगुलर जो एटम्स की सॉलिड्स के अंदर जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है ना वो एग्जैक्ट पोजीशन पर होती है। तो भी सिर्फ ये बात याद रखें कि हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट किया, हम लोगों ने एक्सरे एनालिसिस के ज़रिए फाइंड आउट किया। अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक एग्जांपल है आयोडीन क्रिस्टल का। आयोडीन क्रिस्टल जो है ना उनको वो कौन सा शेप रखता है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। इसके अंदर आयोडीन का जो साइज जो डिस्टेंस है ना वो 271 पिकोमीटर है। लेकिन गैस के अंदर जो आयोडीन का जो डिस्टेंस है ना वो 266.6 पिकोमीटर है। अभी आप ये सोचते होगी कि जो आयोडीन का जो डिस्टेंस है सॉलिड में तो कम होना चाहिए था, लेकिन और गैस में ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर केस इस तरह से कि गैस में कम है और सॉलिड में ज़्यादा है। देखो आयोडीन के साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी जुड़े होते हैं ना, क्योंकि आयोडीन एक क्रिस्टल की शक्ल में होता है।
आयोडीन क्रिस्टल की शक्ल में होता है, और इस आयोडीन क्या करते हैं, जो इसकी जो नाइबरिंग एटम्स है ना वो उसे खींचते हैं, तो इसका साइज जो, तो इसका जो डिस्टेंस होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सॉलिड के अंदर तो वो आज़ाद घूम रहे होते हैं, एक I2 मॉलिक्यूल वहाँ होते हैं, एक I2 मॉलिक्यूल वहाँ होते हैं, और फिर वो एक दूसरे को खींचते ही नहीं है। मिसाल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इतना काम नहीं रखता, इस वजह से उसका जो डिस्टेंस है ना वो कम होता है। उसके बाद एक यूनिट सेल जो अभी भी कहते हैं कि एक यूनिट सेल आयोडीन के एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं, 14 आयोडीन होते हैं। यह बात ये केमिस्ट्री है, इसको याद रखें। आयनिक सॉलिड तो वही बात है कि वो सॉलिड जिसके अंदर आयन्स और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वहाँ पर मौजूद हो, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन वोलेटाइल स्टेबल कंपाउंड है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन रिजिड है, तो आपको पता ही है। अभी कहते हैं कि क्लोज स्ट्रक्चर जो आयनिक क्रिस्टल का आयनिक क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है ना वो डिपेंड करता है रेडियस रेशो पर, केटायन और एनायन के रेडियस रेशो पर। रेडियस रेशो क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये भी आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड के लिए हम हमेशा मॉलिक्यूलर मास यूज़ नहीं करते, इसके लिए हम फार्मूला मास यूज़ करते हैं। वे कहते हैं कि ये हाईली ब्रिटल है, ये हाईली ब्रिटल क्यों, क्योंकि ये कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाता है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो ब्रिटल हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि प्रेशर जब अप्लाई करो सेम आयंस फेस ब्रिटल से हो, तो ये भी बात मैंने बता दी। इसकी डेंसिटी हाई होती है। इसकी डेंसिटी क्यों हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज पैकिंग होती है। ये कहते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग आयन शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल, कहते हैं कि वो कौन से फैक्टर से जो आयनिक क्रिस्टल के शेप को डिपेंड करते हैं। 3 फैक्टर है, रेडियस रेशो, जैसा कि मैंने पहले बताया, रेडियस रेशो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पोर कंडक्टिविटी। रेडियस रेशो केटायन और एनायन के रेशो कहते हैं, इसे नाम थे रेडियस रेशो। ये एक एक्सपेरिमेंटली इन्होंने फाइंड आउट किया है, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ना हमारे बुक में है, ना हमें इतना आइडिया है कि इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रेडियस रेशो किसे कहते हैं कि वो रेशो जो किसी क्रिस्टल के शेप को डिटरमाइन करती है, उसे नाम है लिमिटिंग रेडियस रेशो। सही। उसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह से आयोनिक शेप को डिटरमाइन करते हैं। देखो इसके दरमियान कौन से फोर्सेज है, इसके दरमियान आयोनिक बॉन्ड मौजूद। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। उसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से क्या होता है, इसका शेप डिटरमाइन, इसका शेप चेंज नहीं होता। पोर कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, इतनी कंडक्ट से ये इलेक्ट्रिसिटी को इतने कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये मिसाल ये कंपैरिजन बता रहे हैं। एक तो होते हैं ना मेटालिक सॉलिड्स, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये उससे कम पोर कंडक्टिविटी रखते हैं ना। इसकी पोर कंडक्टिविटी की वजह से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। फिर ये आप याद रखें कि लिमिटिंग रेडियस रेशो अगर इतनी हुई तो लिनियर शेप इस तरह से होगा, प्लेनर इस तरह से होगा, इसको आप याद रखें। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स है, अब इसको भी अपने साथ लिख लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एमॉर्फस में चेंज होते हैं, लेकिन एमॉर्फस क्रिस्टलाइन में चेंज नहीं होते हैं। फिर ये भी आप याद रखें कि NaCl के जो वेपर फॉर्म है ना वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है। मिसाल उसके जो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल वो रह सकता है, लेकिन NaCl जो सॉलिड फॉर्म में होता है ना उसका वो एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल आप नहीं देख सकते हैं उसके अंदर। आयोनिक क्रिस्टल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों करता है, क्योंकि अंदर फ्री आयंस मौजूद है। लेटेस्ट पॉइंट फिर उसके बाद देखते हैं कि लेटेस्ट पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया कि आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मिसाल ये सारे होंगे, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन्स कभी नहीं होंगे। कहते हैं कि ट्रांजिशन टेम्परेचर को, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन दिखा सकता है, इलेक्ट्रॉफ दिखा सकते हैं और पॉलीमॉर्फ दिखा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मेटालिक सॉलिड को हम आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक सॉलिड हो या आयोनिक बॉन्ड हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट सॉलिड्स को हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं डिलिक्विसेंस से इसे कहते हैं कि टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड बिकम लिक्विड। कहते हैं कि वो सॉलिड जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं कि वो वाटर को वो मॉइस्चर को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर दे और ख़ुद लिक्विड में चेंज हो जाए, इसे नाम होते हैं डिलिक्विसेंस। अभी कुछ बातें आप याद रखें, तमाम आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं वो कौन है, वो मेटालिक सॉलिड है। क्योंकि इसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो किसका है, वो कोवेलेंट सॉलिड है। क्योंकि ये जॉइंट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस। अभी ये आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स को तो आपने पढ़ना नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने कि इसको सिर्फ आप मेमोराइज कर ले कि ये होता क्या है। कहते हैं आयोनिक सॉलिड किसी कहते हैं कि वो मैं वही पॉइंट मैंने कहा क्लोज टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड, ये वो हाईली ब्रिटल, ये एग्जिस्ट नहीं करते मॉलिक्यूल के फॉर्म में। मैंने आपको कहा कि ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते जब ये सॉलिड में हो, लेकिन उस टाइम ये एग्जिस्ट करेंगे जब वो वेपर की शक्ल में हो। उसके बाद मेटालिक सॉलिड के अंदर मैंने ये बात लिखा है कि ये बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, ये मेलेबल और डक्टाइल, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन इतना हाई नहीं होगा जितना कोवेलेंट सॉलिड्स का होगा।
Na, Mg, ये सारे इसके एग्जाम्पल। कोवलेंट सॉलिड्स को मैंने कहा कि एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। इसका हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही एग्जिस्ट होते हैं एज अ मॉलिक्यूल। गुड बेट, ये बेट कंडक्टर, ये तो मैंने बेट कंडक्टर की, क्योंकि इसके अंदर बेट कंडक्टर इस वजह से हैं क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, माँ सिवाय ग्रेफाइट के बाकी सारे के सारे बेट कंडक्टर। ये भी एक एमसीक्यू से आप उसे याद कर दें।